दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने जीवन से काफ़ी तंग आ चुकी थी। हालांकि वो अपने जीवन को सही पटरी पर लाने की एक तरकीब भी बना चुकी थी, पर शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मात्र 28 साल की उम्र में ही उस लड़की की हत्या ही नहीं कर दी जाती है, बल्कि हत्या करने से पहले उस लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस जब उस आरोपी को पकड़ करके सामने लेकर के आती है और जब उससे पूछताछ करती है तो एक अलग तरह की ही सच्चाई सामने निकल करके आती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बेंगलुरु शहर की। बात कर रहा हूं मैं 31 जुलाई 2019 की सुबह के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल इसी बेंगलुरु के कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक सुनसान सड़क किनारे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सुबह सुबह एयरपोर्ट से ड्यूटी करके जब एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था, उस डेड बॉडी पे उस व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है और जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की की उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास थी। हालांकि उसके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था और उस लड़की के चेहरे को किसी भारी पत्थर से बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। दरअसल उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार भी किया गया था। उसके चेहरे को इतने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि उसकी पहचान करना भी काफ़ी मुश्किल था। डेड बॉडी को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था उसकी हत्या थोड़ी देर पहले ही की गई होगी। हालांकि डेड बॉडी को देखकर यह भी पता लग जाता है कि अपराधी जो कोई भी होगा, उसका मकसद सिर्फ इतना ही होगा कि इस लड़की की पहचान किसी कीमत पे ना हो सके। हालांकि पुलिस घटनास्थल की मुआयना करती तो है, लेकिन उस लड़की के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाली उस लड़की की पहचान नहीं हो जाती, तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। हालांकि उस लड़की के हाथ में एक टाइटन कंपनी की महंगी घड़ी भी थी, जो बिल्कुल नई थी और देखने से लग रहा था कि हाल फिलहाल में ही खरीदा गया होगा। पुलिस के पास सबूत के नाम पर मात्र एक वो घड़ी ही मिलती है। पुलिस सोचती है कि शायद इसी घड़ी के माध्यम से इस लड़की की पहचान भी हो जाएगी और हम अपराधी तक भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए पुलिस सबसे पहले टाइटन कंपनी से कस्टमर की डिटेल्स निकलवाती है कि इस तरह की घड़ी कितने सारे कस्टमरों को बेचा गया है, और टाइटन कंपनी से पुलिस को लगभग 1400 कस्टमर की डिटेल्स दी जाती है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो करती है, लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस का हाथ खाली के खाली ही रह जाती है। दरअसल पुलिस को समझ में नहीं आती है कि आखिरकार इस लड़की की पहचान की जाए कैसे। हालांकि पुलिस उस लड़की के साथ साथ उसके हाथ में जो घड़ी थी, दोनों का ही फ़ोटो अखबार में छपवाई थी। एक सप्ताह का समय गुजर चुका था, ना तो कोई थाने में गया था और ना ही उस लड़की के बारे में कुछ पूछताछ किया था। पर जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 7 अगस्त 2019 को एक व्यक्ति उसी थाने में जाता है और जा करके पुलिस वालों से कहता है कि साहब, अखबार में जो फ़ोटो छपा हुआ है, ख़ास करके उस फ़ोटो के अंदर जो घड़ी की फ़ोटो छपी है, दरअसल वो घड़ी मैंने ही ख़रीदा था। इस तरह का घड़ी मैंने ख़रीद करके अपनी प्रेमिका को दिया था। मेरा नाम अली है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। दरअसल 30 जुलाई को मेरी प्रेमिका बेंगलुरु में अपने काम के सिलसिले से आई थी, लेकिन 30 जुलाई की रात से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मैं एक बार उस डेड बॉडी को देखना चाहता हूँ। अली जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब अली को मोर्चरी में ले जाती है और उस लड़की की डेड बॉडी को दिखाती है। डेड बॉडी को देखने के बाद अली पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका है, जिसका नाम पूजा डे है। आखिरकार पूजा की पहचान हो जाती है। एक सप्ताह बाद अली के माध्यम से जब पूजा की पहचान होती है, उसके बाद से पुलिस अब अली से पूजा के बारे में पूछताछ करती है
कि तुम्हारा पूजा के साथ कब से अफेयर चल रहा है और पूजा कहाँ की रहने वाली है। इस पे अली पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मेरा पूजा के साथ 2 सालों से अफेयर चल रहा है और दिल्ली में हम 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दरअसल पूजा जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और कोलकाता शहर की रहने वाली है। पूजा के पति का नाम है उत्तम दास। पूजा के बारे में जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंच जाती है और सीधे पूजा के घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात पूजा के पति उत्तम से होती है। हालांकि पुलिस जब कोलकाता में जाती है तो वहां पे अपने साथ अली को लेकर के नहीं जाती है। कोलकाता में जब पूजा के घर पे पुलिस की पूजा के पति उत्तम से मुलाकात होती है और पुलिस जब उत्तम से उसकी पत्नी पूजा के बारे में पूछताछ करती है तो उत्तम पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मेरी पत्नी कहीं लापता हो चुकी है। दरअसल 30 जुलाई को वो काम के सिलसिले से बेंगलुरु गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने ऑलरेडी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। उत्तम जब ये सारी बात पुलिस को बता देता है तब जाकर के पुलिस उत्तम से कहती है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी की किसी ने हत्या कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस उत्तम से ये भी कहती है कि तुम्हारी पत्नी का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम है अली, जो दिल्ली शहर का रहने वाला है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम था? इस पे उत्तम पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं साहब, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। दरअसल पूजा से करीब 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 7 साल का समय तो गुजर चुका है, लेकिन मेरी पत्नी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। हालांकि प्रेग्नेंट हुई थी पर वो बच्चा चाहती नहीं थी, क्योंकि मेरी पत्नी फैशन डिज़ाइनर का काम करती थी और इसी बात को लेकर के हम दोनों के बीच में झगड़े तकरार भी होता था। उत्तम जब अपनी पत्नी को लेकर के इतनी सारी बातें पुलिस को बता देता है, उसके बाद से पुलिस को न जाने क्यों उत्तम के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि उत्तम को ये नहीं मालूम होगा कि उसकी पत्नी का अली के साथ में अफेयर चल रहा था। पुलिस ये सोचती है कि शायद उत्तम को अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चल गया होगा और इसी बहाने से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूजा की हत्या बेंगलुरु में हुई थी और उसका पति कोलकाता में था। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुद उत्तम बेंगलुरु में गया होगा, अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वापस कोलकाता आ गया होगा। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए उत्तम से उसकी पत्नी पूजा की मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स के साथ साथ लोकेशन को भी निकालती है। लोकेशन को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 30 जुलाई को रात्रि के वक्त पूजा के मोबाइल का लोकेशन बेंगलुरु के एयरपोर्ट के नज़दीक ही एक होटल के दिखाई देता है। साथ ही साथ पुलिस जब उत्तम के भी मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 30 जुलाई को जब पूजा बेंगलुरु में थी उस वक्त उत्तम कोलकाता शहर में मौजूद था, जिससे ये पूरा क्लियर हो जाता है कि उत्तम बेंगलुरु में नहीं था। अब सवाल ये था कि आखिरकार पूजा की बेंगलुरु शहर में हत्या किया किसने है। हालांकि पुलिस को जब पूजा के मोबाइल के आखिरी लोकेशन होटल का जब दिखाई देता है, पुलिस उस होटल में जाती है और उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस सीसीटीवी में रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास पूजा एक कैब से बाहर निकलती है और होटल के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। हालांकि उस कैब का नंबर साफ साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन पुलिस जब पूजा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे पूजा आखिरी बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गणेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। गणेश जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो रहने वाला तो दिल्ली का है लेकिन बेंगलुरु के एयरपोर्ट में रहकर अपनी खुद की कैब चलाता है। दरअसल गणेश की ही गाड़ी में बैठ कर के पूजा उस होटल में आई थी और उसी नंबर पे 31 जुलाई 2019 को सुबह के करीब 4 बजे के आसपास आखिरी बार बातचीत की थी। पुलिस को जैसे ही गणेश की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब 23 अगस्त 2019 को गणेश के घर पे जाती है और फिर गणेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब गणेश को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब गणेश से पूजा डे की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो गणेश भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल पूजा के शादी हुए लगभग 7 साल का समय गुजर तो चुका था, लेकिन पूजा माँ नहीं बनना चाहती थी
क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर का काम करती थी और अक्सर उसे दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार होता था, जिस वजह से पूजा का पति कोलकाता में रहता था और पूजा दिल्ली शहर में रह कर के अपना काम करती थी। चूँकि पति और पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े तकरार होता था, करीब 2 साल पहले पूजा की मुलाकात दिल्ली के ही रहने वाले अली के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से पूजा और अली दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार पूजा अब अपने पति को छोड़ कर के अली से शादी करने का फैसला कर लेती है। और उसके बाद से पूजा का भी समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। 30 जुलाई 2019 को पूजा अपने काम के सिलसिले से दिल्ली से फ़्लाइट के माध्यम से बेंगलोर जाती है और जाने से पहले अपने प्रेमी अली से बोल करके जाती है कि अगर इस बार मैं काम निपटा करके आऊँगी उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। 30 जुलाई 2019 को रात्रि के वक्त जब बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे उतरती है, वहाँ पे एक कैब बुक करती है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो कैब लेती है वो कैब किसी और का नहीं बल्कि गणेश का ही था। गणेश के ही कैब में बैठ कर के वो होटल के लिए रवाना होती है और करीब रात्रि के 10 बजे के आसपास जब वो होटल में पहुँचती है तो होटल में जाने से पहले ही गणेश से कहती है कि दरअसल मुझे कल सुबह 4 बजे ही काम के सिलसिले से कहीं जाना है, क्या तुम सुबह 4 बजे गाड़ी लेकर के आ सकते हो। इस पे गणेश पूजा को जवाब देते हुए कहता है कि मैं गाड़ी लेकर के आ जाऊंगा, बस आप मुझे कॉल कर देना। पूजा होटल में एंट्री करती है, रात को ठहरती है और सुबह के करीब 3 बजे उठ करके तैयार हो जाती है और ठीक 4 बजे गणेश के नंबर पर फ़ोन करके गाड़ी होटल पे बुलाती है। वादे के मुताबिक इधर गणेश भी अपनी गाड़ी लेकर के होटल पे चला जाता है। चूँकि इधर रात्रि के वक्त पूजा भी पूरी नींद नहीं सो पाई थी, जैसे ही जाकर के गाड़ी के पिछले सीट पे बैठती है वो गहरी नींद में सो जाती है। और गणेश जब वहाँ से गाड़ी लेकर के रवाना करता है, पूजा को जब देखता है तो पूजा की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। दरअसल गणेश की सिर्फ नीयत ही नहीं बिगड़ती है बल्कि गणेश जो गाड़ी अपनी किस्त पर ले चुका था उस गाड़ी का किस्त जमा करने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। और उस वक्त पूजा अपने पास एक बैग लेकर के जा रही थी, जिसे देख करके गणेश को लगता है कि शायद पूजा के पास अच्छा खासा पैसा होगा। उसके बाद से गणेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सड़क होते हुए जब एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है, अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर गाड़ी के अंदर ही सबसे पहले पूजा के बैग को छीन लेता है और फिर गाड़ी में ही पूजा के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म भी करता है। जब उसकी अपनी हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से बगल से एक पत्थर उठा करके लाता है और उसी पत्थर से पूजा के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से पूजा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। पूजा की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में ही लोड करके वहाँ से फिर से थोड़ी दूरी पर ले करके जाता है और जैसे ही सड़क किनारे झाड़ी को देखता है, गाड़ी को रोक करके पूजा की डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक देता है। उसके बाद से फिर से एक भारी पत्थर उठा करके लाता है और पूजा के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। साथ ही साथ उसके शरीर पे एक तेज़धार हथियार से कई वार करता है और उसके शरीर के सारे कपड़े भी उतार देता है और फिर पूजा के मोबाइल को लेकर के उसे स्विच ऑफ करता है और अपने साथ लेकर सीधे वापस अपने घर चला आता है। वाकई में गणेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस गणेश को जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद से केस की तारीख चलनी शुरू होती है, लेकिन इससे पहले कि कोर्ट में गणेश को सज़ा दी जाती, सज़ा देने से पहले ही एक गंभीर बीमारी की वजह से जेल के अंदर ही गणेश की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जो मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सम्राट दास। सम्राट दास जो जिला कोरबा छत्तीसगढ़ गांव डोंगरी के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं कमलजीत। कमलजीत जो जम्मू के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जो राजस्थान पाली शहर के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।